नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और मैं फिर आपके लिए लाया हूं एम लक्ष्मीकांत की बुक से एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपकी परीक्षा में आपको पढ़ना चाहिए और आपको समझना चाहिए। हम बात कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 6 की हम चर्चा कर रहे थे और चैप्टर नंबर जो 6 है वो रिलेटेड है मूल अधिकारों से। हमने बात की थी कल के वीडियो में आर्टिकल जो 12 है उससे स्टार्ट किया था। आर्टिकल 12 के बारे में हमने पढ़ा और आर्टिकल 13 के बारे में आपने पढ़ा। ध्यान से समझा होगा कि आर्टिकल 12 है वो राज्य की परिभाषा देता है, राज्य क्या है। आर्टिकल 13 है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, कम करता हो। आर्टिकल 13 में पढ़ा। इसके बाद में आर्टिकल 14 के बारे में भी पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता का जिक्र हमने किया था। इसके बाद में आर्टिकल 15 का भी जिक्र किया। इस वीडियो में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 18 क्या है। तो आज हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों में से एक जो महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। पहला जो मूल अधिकार है समानता का मूल अधिकार, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और समानता का जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिए गए। तो 15 और 14 जो आर्टिकल था वो उससे पीछे की वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे 16, 17 और 18 को बड़े ध्यान से, मनोयोग से पूरा का पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या। रट्टा तो मार रखा हो कैसे, लेकिन पूरा अंदर तक जाकर डूब कर जो एम लक्ष्मीकांत ने जिस प्रकार समझाया है तो उसको डूब कर हम देखेंगे कि आर्टिकल 16, 17 और 18 क्या है। क्योंकि हमारे साथ हमने जो स्टार्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी, तो उसमें आप अगले कुछ हफ्तों में जब हमारी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होगी तब आप महसूस करोगे कि आपके जो संविधान के जो अनुच्छेद है वो आपकी उंगलियों पर नाचने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको आवश्यकता है वीडियो पूरा देखें और साथ ही हमें इस बात की आवश्यकता है कि आपका लाड प्यार यूं ही मिलता रहे। फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हमने पढ़ा, पहला हम जो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं वो समानता के मूल अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने थोड़े से मूल अधिकारों की चर्चा हमने कल भी की थी। कुछ मूल अधिकारों की चर्चा आज भी हम कर लेते हैं। देखो, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई है और मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार है जिसकी हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो में हम समानता के मूल अधिकार की चर्चा करेंगे। तो पहला मूल अधिकार है समानता का मूल अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका जिक्र है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 तक है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29-30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32। तो ये 6 जो मूल अधिकार है इसको अलग अलग डिटेल से हम समझेंगे। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय मूल अधिकार थे 7। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था, याद रखना अनुच्छेद 31 में था, उसको हटा दिया गया और वर्तमान में यह भाग 12 में 3 से कहां फेंका गया? 12 में 12 बचा दी गई इसकी और यह अनुच्छेद 300A में अभी वर्तमान में है। यह तो संपत्ति के मूल अधिकार का जिक्र आया। आज मैं बात कर रहा था समानता के अधिकार की। तो समानता के अधिकार में 14 आपने पढ़ा, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। डिटेल से हमने समझा और कहां से लिया गया, अमेरिका, इंग्लैंड का पूरा जिक्र हमने पढ़ा। कौन से अपवाद थे, किस आर्टिकल के तहत अपवाद थे, सब पढ़ा है। आर्टिकल 15 के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन बात करेंगे आर्टिकल 16 से। आर्टिकल 16 को देखो, ध्यान से समझना। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो ध्यान से एक बार इसको देखना आप। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखो, समानता का मूल अधिकार है। तो आर्टिकल देखो 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 यह कहता है कि जाति, धर्म, मूल, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो बात तो आ गई, कानून की दृष्टि से समान, कानून सब पर बराबर लागू होगा। पहली बात आई। दूसरी बात आई कि किसी को जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किएगा। यह तो 15 था। लेकिन 16 कहता है भाई कि लोक नियोजन के अवसरों की समता। ध्यान से समझना इसको, लोक नियोजन के अवसरों की समानता। लोक नियोजन का अर्थ होता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जो नौकरियां सरकार उपलब्ध करवाती है, उनमें
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको समान अवसर मिलेगा। जैसे आपने कोई एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी छोटे से लेकर बड़ा एग्जाम आपने देखा होगा, उसमें आपके फॉर्म में सब भरवाते हैं, आपका नाम, लिंग, धर्म ये भरवा सकते हैं, लेकिन कहीं भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप पैसे वाले हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो, आप सब एलिजिबल हो उसके लिए। ये कहता है आर्टिकल 16। तो लोक नियोजन के अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलेगा। लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों के मामले की बात हम कर रहे थे। डिटेल से समझते हैं कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। ध्यान से समझो, देखो आर्टिकल जो 16 है वो कहता है, इसके कुछ भाग है, देखो 2 भागों को अलग से पढ़ेंगे और कुछ इसके अपवाद भी है। जैसे आपने आर्टिकल 15 में अपवाद पढ़े, वैसे ही आर्टिकल 16 के कुछ अपवाद। तो मैं बात कर लेता हूं पहले इसके सामान्य। तो 16(1) कुछ भाग है इसके, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) ऐसे पढ़ेंगे। तो 16(1) क्या कहता है? आर्टिकल 16 है, उसका भाग 1 क्या कहता है कि राज्य के अधीन, राज्य का मतलब जो आर्टिकल आपने 12 में जो परिभाषा दी थी उसमें, राज्य के अधीन किसी पद, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ध्यान से समझना, सभी नागरिकों के लिए। आर्टिकल 16 केवल भारत के नागरिकों के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 16(1) में यह कहा गया है कि आर्टिकल 16(1) के तहत जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें सभी को समानता मिलेगी। उसके आधार पर जाति, धर्म, लिंग, वंश, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। सभी भारत के नागरिक समान है, जिसमें जो योग्यता है वो बनेगा। भाई ये नहीं देख, उसमें योग्यता देखी जाएगी, न कि आपकी जाति और धर्म। भाई किसी परीक्षा में आपने फॉर्म भरा तो वहां आपसे ये नहीं देखा जाता कि आप पैसे वाले हो, आप गरीब हो, आप लड़के हो या आप लड़की हो। आपका जब ये एग्जाम होगा तो रिजल्ट किस आधार पर आएगा? वो आएगा इस आधार पर कि भाई आपने इस एग्जाम में कितने नंबर आए, न कि आपका कोई बैकग्राउंड देखा जाएगा। पुराने जमाने में था कि जैसे आईसीएस का पेपर होता था, तो उसमें शुरुआत की मैं बात करूं तो शुरुआत में भारत में था कि भारतीय लोग आईसीएस की परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। उसके बाद में सुधार किया गया, भारत के लोग बैठ सकते थे, लेकिन उसमें भी उच्च जो समाज में जिनका उच्च दर्जा था वो ही बैठ सकते थे। या यूं कहूं कि राजतंत्र की बात करें तो वहां केवल मंत्री क्षत्रिय वंश के होने जरूरी थे। तो कुछ ऐसे पैरामीटर थे। इसलिए उस पीड़ा को, जब अंग्रेजों के समय की वो पीड़ा थी कि नौकरियों में, बड़ी बड़ी पोस्टों पे भारतीय नहीं पहुंच पाते थे, तो उसी पीड़ा को, उस दुख को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 16 में सरकारी नियोजन में ये व्यवस्था की गई कि सबको बराबर मौका मिलेगा। तो 16(1) यही बात कहता है, जो कि सामान्यतः हम समझते हैं। लेकिन 16(2) में देखो, 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न इसमें भेद किया गया। 16(1) और 2 में मामूली सा डिफरेंस है। 16(1) ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें संबंधित विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर, सब नागरिकों को, देखो ध्यान से समझ, 16(1) ये कहता है कि कोई भी नौकरी के लिए आप, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको सबको समान मौका मिलता है। एक बात। 16(2) ये कहता है, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझेंगे। 16(2) ये कहता है कि आपने जो फार्म भरे हैं उनमें इसके आधार पर किसी को रोका नहीं जाएगा कि आपकी जाति ये है इसलिए आप नहीं भर सकते, आपके पास, आप गरीब हो, आप पुरुष हो तो पुरुष ही भर सकते हैं, महिलाएं नहीं भर सकती, ऐसा रोका नहीं जाएगा आपको। ये कहता है आर्टिकल 16(2). ध्यान से समझ गए वापस। 16(1) सबको बराबर मौका मिलेगा। 16(2) ये कहता है कि आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस धर्म से हो और उस आधार पर आपको रोका नहीं जाएगा। जैसे दो व्यक्ति है, एक लड़का है, एक लड़की है, तो वहां उसके लिए किसी लड़की को उस पोस्ट के लिए नहीं रोका जा सकता कि आप लड़की हो। ये आर्टिकल 16(2) कहता है। 16(3) क्या कहता है? 16(3) कहता है कि देखो, ये दोनों तो जो आर्टिकल 16 थी उसकी परिभाषाओं के संबंध में है, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई साहब अभी
एनडीए की परीक्षा का मसला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा था। आपने पढ़ा होगा कि एनडीए के एग्जाम में लड़कियों को इतने दिन एनडीए के लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाता था, केवल पुरुषों को इसके लिए योग्य माना गया था, लड़कियों को नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है कि एनडीए की एग्जाम लड़कियां भी दे सकती है, एक डिसीजन था। तो उससे पहले उन लड़कियों को कैसे रोका गया था? विवाद तो है। तो कुछ इसमें अपवाद भी है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में 16 जो अनुच्छेद है उसमें लिखा गया। ध्यान से समझो, 16(3) ये कहता है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है। दो में तो दोनों में विशेष उसको परिभाषा दी गई है, लेकिन 16(3) संसद को विशेष छूट देता है। 16(3) ये कहता है कि संसद चाहे तो किसी विशेष नौकरी में मूल स्थान की शर्त लगा सकता है। मूल स्थान की, कि जैसे कोई नौकरी आई कि उसमें भाई साहब जम्मू कश्मीर के लोग ही बैठ सकते हैं, बाकी भारत के लोग नहीं बैठ सकते। ये संसद चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है कि कहीं हरियाणा, आंध्र प्रदेश का व्यक्ति है तो उस भर्ती के लिए आंध्र प्रदेश के व्यक्ति ही एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। तो इस प्रकार की शर्त 16(3) के तहत संसद कर सकती है। लेकिन उसको बाद में 1976 में इस जो सिस्टम था कि जो आपका निवास की जो शर्त थी उस चीज को समाप्त कर दिया गया कि निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन मूल संविधान में ये बात थी, लेकिन 1976 में इस चीज को समाप्त कर दिया। तो एक समझ में आ गया, समान माना जाएगा सब लोगों को। दो में आपको इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि आप किस धर्म के हो। 3 में कुछ अपवाद आ गए कि यदि संसद चाहे तो कानून बना सकती है किसी निवास के आधार पर कि इस आदमी, ये क्यों बनाया गया कि कई क्षेत्रों को पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए योग्य, जैसे आपने कहा मान लो जैसे आर्मी की मैं बात करूं तो आर्मी में जैसे कई रेजिमेंट ऐसी होती है कि जैसे गोरखा है, तो गोरखा केवल ये तो है नहीं कि गोरखा में आप केरल का व्यक्ति गोरखा में होगा, बड़े अधिकारियों की बात कर रहा हूं ना, सामान्य सी बात करो तो गोरखा हो गए। तो इस प्रकार की ये छूट दी गई थी, लेकिन इसको 1976 में समाप्त कर दिया गया। निवास की कोई विशेष शर्त जो थी वो नहीं लगाई जा सकती अभी। तो पहली है ये चीज समझे। दूसरी देखो 16(4) क्या कहता है। 16(4) कहता है कि आप भाई साहब नौकरियों में आपने देखा होगा भेदभाव होता है। भेदभाव कैसे होता है? वो सही है लेकिन फिर भी होता है। कैसे होता है देखो ध्यान से, इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो उसके आरक्षण के लिए उपबंध कर सकती है। 16(4) बहुत मोस्ट है, ध्यान से समझना। 16(4) में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि उस क्षेत्र में यदि किसी जाति को उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको आरक्षण दिया जा सकता है। किसको? पिछड़ा को, पिछड़े हुए नागरिक जो है जिनका उचित प्रतिनिधित्व नौकरियों में नहीं है। इसको समझना, आप इसको समझोगे जैसे नौकरियों में पुराने जमाने में जब 1950 में 55 में 60 के लगभग आपने देखा होगा कि सरकारी सर्विसों में ज्यादातर वही लोग आते थे जिनका एजुकेशन स्टैंडर्ड या इकोनॉमी के अपर क्लास की कैटेगरी से लोग थे। तो जो निम्न क्लास के सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग थे वो सरकारी नौकरी में पढ़ते ही नहीं थे, तो वो सरकारी नौकरियों में कैसे आएंगे? तो इसी के लिए आर्टिकल 16 में जो चौथा भाग है, आर्टिकल 16 में 16 का 4वां जो भाग है 16(4) क्या कहता है कि यदि सरकार को ये लगे कि इस जाति का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे कि SC, ST और OBC, इनको आरक्षण जो दिया गया है, ठीक है। EWS की भी बात करें लेटेस्ट, तो EWS, तो इसको आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? आपने देखा होगा भाई साहब कि एक सरकारी नौकरी है जिसकी कट ऑफ रही 70%, लेकिन हो सकता है SC, ST या महिलाओं की कट ऑफ 60 रहे, तो उस समय हम ये बात नहीं कर सकते कि समानता का अधिकार है और सबको बराबर मौका था। ये किस आधार पर छूट दी गई? क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिला, और रिजर्वेशन किस आधार पे? 16(4) ये कहता है कि सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती है जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जिनका उचित प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं है। 16(4) याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 4 के भाग देखे वापस देख लो, 1 क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है, 16(3) क्या कह रहा है और 16(4) क्या कह रहा है, याद हो जाएगा। 16(1) क्या कह रहा है, सबको समान। 16(2) कह रहा है किसी को रोका नहीं जाएगा। 16(3) ये कहता है कि
संसद चाहे तो वो निवास स्थान के आधार पर लगा सकते हैं, समाप्त हो गया। 16(4) रिजर्वेशन की बात करता है। 16(4) में कुछ है, 16(4) में फिर 16(4) के जोड़ा गया। 16(4) तक था लेकिन 16(4) के जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि SC/ST की, SC और ST जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, जिनको यदि पर्याप्त है नहीं मौका, तो वो 16(4) के में उनको भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। SC और ST की बात करें तो 16(4) के अलग से जोड़ा गया। ये 16(4) तो केवल इतना है, बड़ा लिखा हुआ है कि जिनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन 16(4) के कहता है पर्टिकुलर SC और ST को आपको पर्याप्त नहीं है इनका, तो इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो 16(4) ख क्या कहता है, देखो इसका डिवाइडेशन है। 16(4) ख कहता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, जिनको समानता प्रदान करता है। शब्द पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग का मतलब है अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा, तो यहां सीधा सा मतलब है OBC। तो 16(4) ख किसके लिए है, OBC को। आप सबको पता है कि सरकारी नौकरियों में OBC को आरक्षण बाद में मिला था। OBC को आरक्षण मिला था मंडल आयोग की सिफारिशों, जिसका हम जिक्र हम पढ़ेंगे। तो 16(4) देखो 16(4) जो है वो सीधा सा रिजर्वेशन की बात करता है, जैसे SC ST OBC EWS सारे 16(4) के अंतर्गत। तो 16(4) के अब डिवाइडेशन है SC ST के लिए, 16(4) ख जो है वो OBC के लिए। आप सबको पता है कि OBC को 81वां संविधान संशोधन 2000 के तहत प्रतिस्थापित किया गया 16(4) ख को, और इसमें किसके लिए है, OBC की, जो OBC की जातियां हैं उनको सरकारी सर्विसों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है और वहां समानता के अधिकार का हनन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में उतना नहीं है, इसलिए उनको मौका 27% आरक्षण दिया गया। तो ये 16(4) ख। अब देखो 16(4) तक हमने पढ़ा, 16(4) आरक्षण की बात करता है। 16(5) क्या कहता है, 16(5) जो कहता है वो ये कहता है कि इसमें धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था को अपने धर्म या संप्रदाय में किसी पद पर नियुक्ति करने की छूट दी गई है। सीधी सी बात कही, सीधे शब्दों में बताऊं कि मंदिर में पुजारी सिर्फ हिंदू और मस्जिद में मौलाना सिर्फ इस्लाम धर्म से ही हो सकते हैं, ऐसा नियम या आरक्षण करने की उस धर्म के लोगों को छूट दी गई। अब भाई समानता का अधिकार की बात जो 16(5) कहता है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वहां छूट मिली है। धार्मिक संस्थाएं जो है तो वहां आप, जैसे कोई मस्जिद है तो वहां आप ये मांग नहीं कर सकते कि भाई साहब वहां तो हम सब बराबर है, हिंदू और मुस्लिम बराबर है, तो मस्जिद में हिंदू वहां मौलाना बन जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। मंदिर का पुजारी होगा तो हिंदू ही होगा और मस्जिद का पुजारी होगा तो वो मुस्लिम होगा। तो यहाँ एक छूट दे दी गई कि धार्मिक जो संस्थाएं हैं उसके जो पद है वो उसी धर्म के लिए, गिरजाघर है तो वहां गिरजाघर में ये नहीं मांग कर सकते कि हिंदू और मुस्लिम वहां जाके करें, तो उनके लिए विशेष छूट दी गई है 16(5) में। तो 5 का मतलब आप पंच मान लो, और पंच का मतलब है कि धार्मिक संस्थाओं की जो पंचायती करेगा वो उसी धर्म से संबंधित होगा। 16(5). 16(6) की भी बात कर लेते हैं। 16(6) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक, इसका मतलब यह है कि 16(6) है वो बाद में जोड़ा गया है, और ये 16(6) पहले आपको सबको पता है कि EWS का जो था सिस्टम, इकोनॉमिक वीक सेक्शन जो था, आपको जो अभी नया आरक्षण स्वर्ण जातियों को जो आरक्षण दिया गया है उसके लिए अलग से जोड़ा गया 16(6), और ये 14/1/2009 से अंत स्थापित है। 2019 से ये प्रावधान किया गया कि अधिकतम 10%, EWS को कितना आरक्षण दिया गया, अधिकतम 10% आर्थिक रूप से दुर्बल। आर्थिक रूप से दुर्बल का मतलब है, इसका नाम ही है देखो, इकोनॉमिक वीक सेक्शन, आर्थिक इकोनॉमिक वीक का मतलब कमजोर, सेक्शन वर्ग। तो इन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जो आरक्षण है वो EWS का जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 16(6) के तहत है। याद रख लेना, ये लेटेस्ट है इसलिए 16(6) इंपोर्टेंट है। मोदी सरकार ने 16(6) जोड़ा है। अभी आपने पढ़ा था कल अमेंडमेंट जो 103वां था, मैंने डिटेल से पढ़ाया था, 103वां अमेंडमेंट था, तो उसके आधार पर 16(6) जोड़ा गया, 103वां संशोधन। अभी मैंने कल डिटेल से इसकी चर्चा हमने की थी। तो देखो आर्टिकल 16(6) में 6 भाग है, छठा बाद में जोड़ा गया।
अब 16(1), 2, 3, 4, 5, 6 आपको 16(4) में क ख जो है प्रावधान वो मौखिक याद होने चाहिए। आपको 16(1) क्या कहता है, 16(2) क्या कहता है वापस याद हुआ कि नहीं हुआ। 16(1) कहता है सब समान, 16(2) कहता है आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में, 16(3) कहता है जो समाप्त हो चुका है निवास स्थान की बाध्यता, 16(4) कह सकता है कि सरकारी नौकरियों में सब बराबर है लेकिन कमजोर वर्गों को मौका मिलेगा। 16(4) क में किसका है, SC ST OBC, SC ST 16(4) ख में है OBC जाति, ठीक है। और 16(5) की जिक्र किया तो उसमें धर्म के आधार पर उसी संस्था में धार्मिक संस्था कोई है तो उसका मुखिया उसी धर्म से होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, वहां समानता की बात नहीं की जाएगी, अपवाद है। और 16(6) जो है वो EWS का 10% रिजर्वेशन है। मैं बात कर रहा था 16(4) ख जो है उसमें आपने पढ़ा कि OBC जातियों को 27% आरक्षण दिया गया। तो इसके बीच में मैंने कहा था कि जो OBC को आरक्षण की बात थी उसके लिए एक बना था मंडल आयोग। मंडल आयोग की थोड़ी सी चर्चा हमें समझनी चाहिए इस बीच में कि आखिर मंडल आयोग क्या था। ध्यान से देखना, भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 ये कहता है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए विशेष उत्थान के लिए आयोग गठित किया जा सकता है। आर्टिकल 340 कहता है कि पिछड़ी जातियों में आयोग, पिछड़े वर्ग के लिए आयोग गठित किया जा सकता है। तो इसी आर्टिकल के आधार पर सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का इस आर्टिकल 340 में उल्लेख है कि कोई भी जाति है जो सामाजिक रूप से शैक्षिक दृष्टि से को पिछड़ी है तो उसके लिए उसका विशेष उत्थान के लिए सुझाव देने के लिए सरकार समय समय पर आयोग गठित कर सकती है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 340। अब 340 के तहत 1953 में एक आयोग गठित किया गया था जिसको बोलते हैं काका कालेकर आयोग। याद रखना, काका कालेकर आयोग पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग का आयोग था ये, ठीक है, पिछड़ा आयोग था। तो काका कालेकर आयोग का गठन किया गया 53 में, 55 में इसकी सिफारिश आई। इसके अलावा 1978 से 80 के बीच के में एक मंडल आयोग बना था, मंडल कमीशन का गठन किया गया था। और आज मैं थोड़ा सा मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी, मंडल कमीशन जो था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 2 आयोगों का गठन किया, काका कालेकर आयोग 1953 से 55 के बीच में, 53 में गठन, 55 में सिफारिश। इसके बाद में मंडल आयोग 1978, सिफारिश 80। देखो, मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था जनता पार्टी की द्वारा। जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो उसके द्वारा इस आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग का काम क्या था कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों की पहचान करना कि कौन कौन सी जातियां पिछड़ी हुई है शैक्षिक आर्थिक दृष्टि से। तो इसके लिए मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और इन्हीं के नाम से इस आयोग का नाम रखा गया मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने विभिन्न धर्मों, चाहे हिंदू भी थे उसमें, मुसलमान भी थे, अलग अलग पंथों के थे, उसमें से 3743 जातियों को उस मापदंड के आधार पर छांटा कि ये शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से कमजोर है, SC ST के अलावा कमजोर है, ठीक है। और कमीशन ने आर्थिक बराबरी के लिए घोषित करते हुए 27% आरक्षण की बात कही, 27% आरक्षण की बात कही। पहले से SC ST के लिए 22.5% पहले से ही आरक्षण था, अब 27% आरक्षण की इसमें घोषणा की गई। और बाद में इस आयोग की जो रिपोर्ट थी वो VP सिंह के समय 1990 में इसकी रिपोर्टों को लागू कर दिया गया। तो ये था मंडल आयोग और उसका काफी विवादित रहा था ये मंडल आयोग। और जब VP सिंह ने अपनी सरकार में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था तो पूरे देश में उपद्रव का माहौल हो गया था। एक तरफ पिछड़ी जातियां थी और एक तरफ जो दूसरी जातियां थी, क्योंकि इस समय आरक्षण जो हो गया था वो 22.5 पहले था और 27% अब कर दिया गया और टोटल हो गया था 47.5%। अब इतना आरक्षण बढ़ने से आरक्षण की आग में पूरा देश जलने लगा था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था, इसको स्वीकार कर लिया गया कि OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त भी रखी थी क्रीमी लेयर की, जिसका जिक्र हमने पीछे की वीडियो में कहा था कि क्रीमी लेयर जो है उनको सामान्य माना जाएगा, उनको OBC का फायदा नहीं मिलेगा। तो मंडल आयोग की थोड़ा सा चर्चा कर लेना। 1979 में
जनता पार्टी, वीपी सिंह 90-22%, ये चीजें आपको याद रखनी है, मंडल आयोग। और उसी के बाद में आज आप देखोगे तो ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ मिलता है। और मैं कहूं तो ओबीसी जो जातियां हैं, जो 3743 जो जातियां हैं, उनमें से कुछ जातियां अभी जो वर्तमान में सर्विसों में जो देखोगे, राज्य सरकार की सर्विसें देखो या केंद्र सरकार की जितनी भी सर्विसें देखो, तो उसके बाद में आप देखोगे तो निश्चित तौर पे जो ओबीसी की जाति है उनका प्रतिनिधित्व नौकरियों में बढ़ा है। तो ये थी मंडल आयोग की, इसकी कुछ आलोचनाएं हुई, ये एक अलग पक्ष था। तो ये था आर्टिकल 16 का सारा। 16 से 1 से लेकर 16 तक हमने पढ़ा। याद हुआ होगा, वीडियो को आराम से रोक के आप सोचना कि एकदम आपको 16:1 से लेकर 6 तक याद है, और 16:4 और 16:4 है, और 16:6 जो है वो आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 16 के बाद में आर्टिकल 17 की। 17 क्या कहता है? 17 किससे संबंधित है? तो 17 का सीधा सा है, अनुच्छेद 17 है, वो ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत। देखो आप सबको पता है कि भारत का जब संविधान बना तो ये कोशिश की गई कि जिस प्रकार हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म रहे, साथ में जो जाति प्रथा है जिसमें बड़ा सामाजिक तौर से भेदभाव रहा है, शुरू से ही भारत की स्थितियां देखें तो मौर्य काल, गुप्त काल से देखें, शूद्र, ये चीजें आती थी। भारतीय संविधान में कोशिश की गई कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं की जाए, और इसीलिए आर्टिकल 17 जो है, अनुच्छेद 17 में समानता के मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई। अब अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत, सीधा सिंपल सा अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण में निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने आचरण में, अपने व्यवहार में छुआछूत जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, छुआछूत को प्रदर्शित नहीं करेगा कि इसके मुझे छूने से मैं गंदा हो जाऊंगा। जैसे पुराने जमाने में, प्राचीन समय में देखा जाता था कि जो निम्न जातियां जिनको माना जाता था समाज में, उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था। तो इसमें इसको रोकने का प्रयास किया गया। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता की वजह से जो जिन जातियों को निम्न माना गया था उनके साथ इस आधार पर कोई भेद, देखो ध्यान से समझना, अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता कि भाई साहब जैसे पुराने जमाने में कुओं पर पानी नहीं पी सकते थे, तो ये अस्पृश्यता से उपजी हुई बीमारी थी। तो उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता से उपजी हुई निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। अस्पृश्यता छुआछूत है, वो उस आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समानता होगी। अब देखो अस्पृश्यता 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, एक अपराध अधिनियम बना हुआ है 1955, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसमें यह कहा गया है कि अस्पृश्यता करते हुए यदि कोई दोषी व्यक्ति पाया जाता है तो उसको सजा का प्रावधान इस अधिनियम में है। 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। देखो 1955 में यह अधिनियम बना, उसका 1976 में नाम चेंज किया गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, क्योंकि अस्पृश्यता शब्द थोड़ा सा अजीब लग रहा था तो इसमें भी भेदभाव नजर आ रहा था, तो इसलिए उसको चेंज किया गया और कहा गया कि नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, और इसको थोड़ा सा और कठिन कर दिया गया और हार्ड किया गया ताकि लोग इस कानून के बहसे ही सही, लेकिन अस्पृश्यता जैसे छोटे शब्द को, बुरी बात को समाज में न आए और धीरे धीरे समाप्त हो जाए। काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई, अस्पृश्यता समाप्ति की कगार पर है। तो अस्पृश्यता की बात 1955 के अधिनियम में, 76 के अधिनियम में बहुत सारे अधिनियम बने अस्पृश्यता से संबंधित। लेकिन एक बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय संविधान में यदि अस्पृश्यता की बात तो आई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, लेकिन इस शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया कि अस्पृश्यता का मतलब क्या है। लेकिन जरूर कोर्टों में बार बार जिक्र आता है। मैसूर हाई कोर्ट ने इसके बारे में कुछ व्यवस्थाएं दी थी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति या उसको छूने से उसको निर्योग्य नहीं घोषित किया जा सकता। इस प्रकार की उन्होंने मैसूर कोर्ट ने जरूर परिभाषा दी है, लेकिन भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नहीं है। इन अधिनियमों में जरूर अस्पृश्यता की परिभाषाएं आएगी। 1955 का मान लो, 1976 का अधिनियम मान लो, इनमें है, लेकिन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं
जानिए। तो आर्टिकल 17 बिल्कुल छोटा सा है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, सबको समान, छुआछूत जो है, ये जो बीमारी थी वो समाप्त कर दी गई है आर्टिकल 17 के द्वारा। छोटा सा है। आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 को देखते हैं। अनुच्छेद 18 क्या कहते हैं? जैसे आपको सबको पता है, अनुच्छेद 18 में 18 साल की उम्र का जो व्यक्ति होता है वो एक वोटर हो जाता है, वोट डाल लेता है। तो 18 साल का होते कुछ अधिकार मिलते हैं। वैसे ही अनुच्छेद 18 है वो क्या कहानी कहता है, ध्यान से समझना। अनुच्छेद 18 जो कह रहा है वो एक एक बात समझेंगे। इसमें 4 क्लोज डाले गए हैं, 4 बातें लिखी गई है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। देखो ध्यान से, उपाधियों का अंत। 18 केवल इतनी सी बात कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का अंत कैसे? कि पुराने समय में जब अंग्रेजों का शासन था तो किसी व्यक्ति को राय बहादुर कहा जाता था, किसी को सर की उपाधि दी जाती थी, किसी को नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, और वो व्यक्ति बड़ा अलग लगता था, कुछ उसको अधिकार भी अलग थे। तो वहां समाज में भेदभाव पैदा होता था कि यार ये तो सर है, ये इसको नाइटहुड है, ठीक है, ये फलाना है, ये चांसलर है, ये वो है, ये वो है। तो अलग अलग उपाधियां होती थी, तो उससे भेदभाव पैदा होता था। इसलिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 18 कहता है कि कोई भी व्यक्ति उपाधियां अर्जित नहीं कर सकता, लेकिन कुछ छूट दी गई है। कहां उपाधियां ली जा सकती है? पहली बात, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य जो है, सरकार जो है, वो सेना की उपाधियां धारण, जैसे आपको परमवीर चक्र, ठीक है, कीर्ति चक्र, तो सेना की उपाधियां दी जा सकती, विद्या की उपाधियां दी जा सकती, जैसे बहुत सारी डिग्रियां मिलती है, डॉक्टरेट की उपाधि मिली। तो विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा सरकार कोई उपाधियां नहीं देगी, पहली बात। दूसरी बात, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई भारत का नागरिक है और उसको कोई विदेशी सरकार कोई उपाधि देना चाहती है तो वो स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि तब कर सकता है जब उसको राष्ट्रपति परमिशन दे। अर्थात यदि जैसे मुझे कोई ब्रिटेन की सरकार कोई उपाधि दे रही है कि आपको हम नाइटहुड की उपाधि देना चाहते हैं, तो मैं उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि मैं राष्ट्रपति मुझे परमिशन नहीं दे, राष्ट्रपति या मुझे स्वीकृति नहीं दे, तब तक मैं कोई उपाधि अर्जित नहीं कर सकता विदेशों में भी। दूसरी बात। तीसरी बात को देखते हैं। तीसरी बात है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं, ये तो भारत के नागरिकों के लिए बात है कि राष्ट्रपति परमिशन देगा। दूसरी बात है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के यहां नौकरी कर रहा है, भारत सरकार के अधीन कोई नौकरी में। जैसे कई बार होता है ना, विदेशी व्यक्तियों को भारत के अधीन, भारत के विभिन्न उपक्रमों में अलग से नौकरियां मिल जाती है विशेषज्ञों के तौर पर। तो यदि भारत सरकार के अधीन भी नौकरी कर रहा है तो भी वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। विदेशी व्यक्ति है, ब्रिटेन का आदमी है, नौकरी कर रहा है भारत में किसी पोस्ट पे मान लो, तो भी यदि ब्रिटेन की सरकार भी उसको उपाधि दे तो भी जब तक वो नौकरी में है तब तक वो उपाधि अर्जित नहीं कर सकता। यदि राष्ट्रपति परमिशन दे तो ही कर सकता है। तो 3 है, देखो, विद्या और सेना की उपाधियां ठीक है, राज्य सरकार उपाधियां जारी करेगी, बाकी और उपाधि नहीं होती। 2 ही देखी है आपने उपाधि। दूसरी बात है, भारत का नागरिक कोई विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरी जो बात है, यदि विदेशी नागरिक भारत सरकार के अधीन कोई सेवा में है तो वो भी राष्ट्रपति की परमिशन के बगैर कोई उपाधि अर्जित नहीं कर सकता। चौथी बात देखें कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है, ये तो सामान्य नागरिकों के लिए है, ये विदेशी व्यक्तियों के लिए है और ये सरकारी नौकरियों के लिए है, तो भी कोई व्यक्ति विदेश से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति की परमिशन नहीं हो। तो राष्ट्रपति की परमिशन के मतलब कहने का मतलब उपाधियां रोकी गई है, लेकिन कोई विशेष परिस्थितियां हो जो उपाधि वास्तव में सही है, जिसमें भेदभाव पैदा नहीं होता लोगों में, तो ऐसी उपाधि राष्ट्रपति की परमिशन से ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोई उपाधि अर्जित नहीं की जा सकती, केवल विद्या और सेना की उपाधियों के अलावा।
पुलिस की भी मान सकते हो, पुलिस में भी देते हैं, मेडल देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ये था आर्टिकल 18। आर्टिकल 17, 18 देखो वापस मैं बता दूं, 18 उपाधियों का अंत, 17 है अस्पृश्यता, 16 है लोक नियोजन में अवसर में समानता। 16वां जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 15वां आर्टिकल की हमने कल बात की थी, जाति धर्म लिंग वचन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और 14 मैंने किया था विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण की हमने बात की थी। तो ये था मूल अधिकारों में पहला मूल अधिकार, समानता का मूल अधिकार। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार का, जो इंपॉर्टेंट है और हमें समझना ही समझना है, कोई अल्टरनेट नहीं है। मैंने कहा मूल अधिकार से संबंधित वीडियो जो है जितने भी बनेंगे, ज्यादा बनाने की कोशिश करूंगा, छोटे बने लेकिन ज्यादा बन जाए कोई बात नहीं है, हम पढ़ लेंगे उसको, लेकिन मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो आशा है आज का जो समानता की हमने बात की वो आपके समझ में आई होगी और आपके लिए उपयोगी रही होगी। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और साथ ही और क्या आपके सुझाव है वो भी लिख के बताना। जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन जरूर दबा लें, और जो नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक शानदार वीडियो और इसी प्रकार के शानदार जानदार वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। एक नई वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।